नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली 20 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 62। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 61, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट सीटेट अपर प्राइमरी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप कंप्लीट इससे पहले के जो भी पार्ट है वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न से। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? कोर, पपड़ी, मेंटल या स्थल मंडल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, पपड़ी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है, ठोस परत आप कह सकते हैं, उसको हम पपड़ी या एक दूसरी लैंग्वेज में क्रस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। आपने देखिए क्रस्ट जरूर सुना होगा, क्योंकि पपड़ी अमूमन आपको देखने को नहीं मिलता है, परंतु क्रस्ट इंग्लिश में लिखा रहता है। बनी किसकी किसकी होती है? तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम, लोहा, इन सभी से मिलकर जो है वो बनी होती है। इसीलिए हम इसे सियाल के नाम से भी जानते हैं। सियाल, सीमा, निफेस, ये भी अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो सिलिका, सियाल को आप इस प्रकार लिखेंगे SIAL। तो आप देखेंगे जो SI है इसे सिलिका हो जाएगा, AL से एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो इन्हीं की प्रधानता होने के कारण इसका नाम जो है ये पड़ा हुआ है। चलिए अब देखते हैं अपना इस वीडियो का प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिना सदस्य बने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बिना सदस्य बने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। और ये भारत सरकार के पहले कानून अधिकारी के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो आप ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके संबंध में आज ही की सुबह करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि इनकी नई नियुक्ति हुई है, नए COG जो है वो नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व उपराज्यपाल थे, उनको नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। और मैंने ये भी बताया था आपको सुबह के करंट अफेयर में कि ये किसकी जगह लेंगे, तो राजीव महर्षि की जगह लेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य, आपको यहाँ पर अलग अलग कथन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। दूसरा कह रहा है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। तीसरा कह रहा है कि निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। आपको बताना है नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से जो है वो कृत्य हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है उसके संबंध में यहाँ पर जो है सभी जितने भी कथन तीनों लिखे हुए हैं, तीनों ही तीनों जो है आपके गलत हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, विद्यालय की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है? मजेदार तरीके सिखाना। दूसरा कह रहा है मुख्य परीक्षा जो है उसके लिए तैयार करना। तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ाना। और चौथा कह रहा है बच्चों को पाठ का विस्तार करने में समझाना। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको विद्यालय की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास शामिल करने का उद्देश्य जो है वो क्या होता है।
बात करते हैं अब उत्तर की, तो मजेदार तरीके से खाना किसकी बात की जा रही है? आपका ऑप्शन ए तो कट जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना, तो परीक्षा के लिए तैयार करना यह उद्देश्य नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक जो है उसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये भी आपका उद्देश्य नहीं होता है। एक ऑप्शन बचा, बच्चों को पाठ का विस्तार करने में समझाना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम के दौरान अभ्यास हल करते समय जो बच्चे होते हैं वो बोध शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उनमें क्षमता एक प्रकट होती है सोचने की, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, तारे का रंग सूचक है। ये प्रश्न आपका काफी बार पूछा जाता है। सूर्य से उसकी दूरी का सूचक है, उसकी ज्योति का सूचक है, पृथ्वी से उसकी दूरी का सूचक है, या उसके ताप का सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है, ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो ऑप्शन डी उसके ताप यानी कि उसके टेम्परेचर का सूचक होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश की संसद के साथ जुड़ा हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? आपको बताना है संसद की संप्रभुता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश की संसद के साथ जुड़ा हुआ है? तो चलिए बात कर लेते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संसद की संप्रभुता के सिद्धांत ने या सिद्धांत को ब्रिटेन में जो है वो जन्म लिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो संसद है आपका वो जो है वो सर्वोच्च है। संसद जो है वो सर्वोच्च है, जो देश को एक बनाने का कार्य जो है वो करता है। तो ये आपका इसका अर्थ होगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है? वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? चार ऑप्शन है, आपको संतोष ट्रॉफी बताना है किससे संबंधित होता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन फुटबॉल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप इसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। संतोष क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप क्या देखते हैं, गोल आप कितने भी ज्यादा गोल कर लें, कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, आप चाहते हैं और ज्यादा गोल कर लें फुटबॉल में, तो उससे थोड़ा सा आप इसे कनेक्ट करके जो है वो याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां। समूह में दिखाई देने वाले सितारों को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? आकाशगंगा, उपग्रह, चांद या नक्षत्र? आपको बताना है समूह में दिखाई देने वाले सितारों को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। चलिए फिर बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन आकाश गंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सितारे आपके बिखरे नहीं, आप कह सकते हैं समूहों में उपस्थित होते हैं, जिन्हें आकाश गंगा जो है उसके रूप में जो है वो जाना जाता है। और इसके अलावा एक आकाश गंगा में 1 लाख से अधिक सितारे जो है वो शामिल होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? क्यूबा को, स्वीडन को, पाकिस्तान को या भारत को? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चीनी का कटोरा की जगह सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है, और एक और नाम है इसका, वो है एंटीलीज का मोती। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, तब तक आप उत्तर सोचिए कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। एंटीलीज का मोती भी इसी को कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की, तो क्यूबा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे विश्व का चीनी का कटोरा भी कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, और एंटीलीज का मोती भी कहते हैं। अगला प्रश्न 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अच्छा घटक नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक अच्छा घटक नहीं है। सतत परीक्षण, दूसरा कह रहा है गतिविधि आधारित सवालों का उपयोग, तीसरा कह रहा है
वाद विवाद और विचार विमर्श के लिए छात्रों को प्रेरित करना। और चौथा कह रहा है समय सीमा और अवधारणात्मक नक्शे का उपयोग करना। आपको बताना है एक अच्छा घटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पढ़ने मात्र से ही समझ में आ रहा होगा कि समय सीमा और जो अवधारणात्मक नक्शा है उसका यूज करेंगे तो बच्चा और बेहतर तरीके से सीखेगा। तो ये तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। वाद विवाद और विचार विमर्श में बच्चे में सृजनात्मकता आएगी तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। गतिविधि आधारित सवालों का उपयोग ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बच्चा क्रिएटिव बन सके, अच्छे तरीके से सोच सके, उसकी बोध क्षमता का विकास हो सके। तो बचा क्या, सतत परीक्षण, लगातार यदि आप परीक्षण करेंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा और जो मेन उद्देश्य है आपका परीक्षण का वो समाप्त हो जाएगा। तो ये एक अच्छा घटक नहीं है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? सिंदरी में, नांगल में, राउरकेला में या कोरबा में? आपको बताना है पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सिंदरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सिंदरी आपका आता कहाँ है? तो सिंदरी जो है आपका धनबाद में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है? धनबाद में जो है वो आता है। और धनबाद आपका कहाँ आता है? ये आपका झारखंड में जो है वो आता है। ये जो है वो झारखंड आपको डायरेक्ट भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो आप धनबाद देख रहे हैं ये आपने नाम कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो इसको भी जान लीजिए। धनबाद आपका बहुत फेमस है। भारत के झारखंड में स्थित जो ये शहर है ये कोयले की खानों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके लिए कोयले की खानों के लिए मशहूर है और आपको अधिकतर ऑप्शन में देखने को भी मिलता है। और ये शहर आपका भारत में कोयले और खनन में सबसे अमीर के अंतर्गत यानी अमीर क्षेत्र के अंतर्गत भी जो है वो रखा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? चार ऑप्शन है, यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो है आपका यूनाइटेड प्रोविंस था। अगला प्रश्न 12 कह रहा है स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में? आपको बताना है स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आपका लास्ट वाला फिल्म जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को स्वर्ण मयूर की जो ट्रॉफी है वो दी जाती है। साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 10-10 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। आजकल कुछ प्रश्न ऐसे भी बनने लगे जिनमें राशि पूछ ली जाती है, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ये भी नॉर्मल चीजें आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा छात्र व्यवहार का हिस्सा है? निर्देश, प्रबंधन, कक्षा का वातावरण या शैक्षिक अधिगम समय? बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। लास्ट वाला ऑप्शन शैक्षिक अधिगम समय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक अधिगम समय क्या है? वह समय जो छात्र के व्यवहार का कह सकते हैं पहलू दर्शाता है, जिसमें वो किसी भी विषय से संबंधित जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रहण करता है या आसपास का जो वातावरण है वो शिक्षार्थी जो है उसकी जो उपलब्धि होती है उस पर भी प्रभाव डालता है। तो ये सारी चीजें आपका शैक्षिक अधिगम समय के अंतर्गत ही आ जाती हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से, हॉकी से, टेनिस से या ब्रिज से? आपको बताना है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एबीसीडी में से
कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन टेनिस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो ये जो ड्यूस शब्द है ये पर्टिकुलर सिंगल यही खेल में नहीं दिया था, और भी कुछ खेल है जिनमें जो है वो जो ड्यूस शब्द है उसका उपयोग जो है वो अलग अलग नजरिए से किया जाता है। तो बात कर लेते हैं चलिए सीरियल से। तो चार कुल हम यहाँ पर खेल की बात करेंगे। सबसे पहला आपका टेनिस, जैसे हम लॉन टेनिस के नाम से भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि दो लोग खेलते हैं प्रतिद्वंदी, तो दोनों के स्कोर जब बराबर हो जाते हैं, जैसे कि दोनों ने 10-10 स्कोर या 30-30 स्कोर या 40-40 स्कोर बराबर कर लिए, तो उसको हम ड्यूस के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये आपका हो गया टेनिस के संबंध में, लॉन टेनिस के संबंध में। दूसरे खेल की बात करें तो दूसरा खेल है आपका बेसबॉल। बेसबॉल में ड्यूस क्या होता है उसको समझिए। तो बेसबॉल की बात करें तो जब कोई कर्व बॉल करता है अथवा कह सकते हैं डबल प्ले करता है, ये सारी चीजें बेसबॉल में होती हैं, तो उसे ड्यूस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बैडमिंटन में कि ड्यूस जो है वो क्या होता है। बैडमिंटन की यदि बात करें तो जब इसमें भी स्कोर इक्वल हो जाता है, यानी कि जैसे आप देखते हैं बैडमिंटन खेलते हैं कि आपने उसके 20 को फाउल कर दिया, उधर सामने वाले ने 20 कर दिए, तो बराबर बराबर हो गया, तो आपका ड्यूस हो जाता है। सेम लॉन टेनिस की तरह बैडमिंटन में भी होता है। और इसी प्रकार वॉलीबॉल में भी जब स्कोर बराबर हो जाता है तो उसको ड्यूस के नाम से जाना जाता है। तो वॉलीबॉल भी आपका होता है। तो ये सारे खेल इसी से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का महत्वपूर्ण घटक है? ग्रेडिंग है, प्रतिपुष्टि है, प्रतिपुष्टि को हम फीडबैक कहते हैं, स्मरण करना है, या औपचारिक परीक्षण है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का महत्वपूर्ण घटक है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण की जब भी बात हो तो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को फीडबैक देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो होता है, ताकि छात्र हैं वो अपने भविष्य के संबंध में जो कौशल हैं उसको विकसित कर सकें। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में हीरो साइकिल का निर्माण होता है? अब हीरो साइकिल तो लगभग सभी ने देखी होगी, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में हीरो साइकिल आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो चलती थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लुधियाना, जालंधर, भोपाल या बड़ौदा। आपको बताना है किस नगर में हीरो साइकिल का निर्माण जो है वो होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका लुधियाना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस नगर में हीरो साइकिल का निर्माण होता है, तो लुधियाना आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। मैं यहाँ पर 5 से 10 सेकंड का समय भी दे रहा हूँ ताकि आप स्पीड में पढ़ सकें, स्पीड में पढ़ने की आदत डाल सकें और सही उत्तर का चुनाव जो है वो कर सकें। आपको छांटना है क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्थानीय धारणाओं को खत्म करके राष्ट्रीय हितों के वर्चस्व को बढ़ावा देना, ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण होता है वो सभी सामाजिक समूहों से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर राष्ट्रीय हित में ही हो सारी चीजें। भारत में संस्कृति है, धर्म है, जाति है, इन सभी को समान लेकर जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण है उसको जो है वो पूर्णतः क्या कह सकते हैं कंप्लीट करना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई, 5 जून, 7 अप्रैल या 21 मई? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से बात कर लेते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 31 मई बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आपको याद होगा तो इसकी करंट अफेयर भी मैंने आपको बताई थी और उसमें थीम भी बताई थी। यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ 2020 की थीम जो है वो क्या थी।
प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। ये इस बार की यानी कि 2020 की जो है वो थीम थी। ये इंग्लिश की थीम थी। हिंदी में आप इसी को कन्वर्ट करके कह सकते हैं कि युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। इंडस्ट्री से तात्पर्य यहाँ पर तंबाकू जो इंडस्ट्री उसकी बात की जा रही है। तो ये जो है 2020 की थीम थी। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं अपना प्रश्न। अधिगम का रचनात्मकता सिद्धांत, जिसे करके सीखना या सक्रिय सीखना कहा जाता है, उससे अधिगम के निम्नलिखित रूपों में से किसमें मदद मिलती है? रट कर सीखने में, समावेशी शिक्षा में, पारस्परिक सीखने में या अनुभवात्मक अधिगम में? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अनुभवात्मक अधिगम में जो शिक्षार्थी होते हैं उनको प्रमाणिक अनुभव में शामिल जो है वो किया जाता है। इसका जो परिणाम होता है वो भी आप कह सकते हैं जो गहन अधिगम है उसमें देखने को मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? मध्य प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है या केरल का है? स्वर्ण उत्पादन के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के आप पार्ट देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।